लाइव एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। कल बनारस में जो धमाका हुआ उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान ने सुनी। वो हमला सिर्फ बनारस पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर था। इस पूरे मामले पर हो रही तफ्तीश के बारे में लाइव इंडिया लगातार आपको बताता आ रहा है। पल पल का अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन आज बनारस ने जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। उसे जवाब देना आता है। सबसे पहले देखिए बनारस का जवाब। आज बनारस की सुबह वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है। बीते हुए कल का जख्म तो था, लेकिन कहते हैं ना, बनारस का रस कभी कम नहीं होता। कितने ही हमले हो जाएं, यहाँ के जीवन का आध्यात्म का रस बना रहता है। मंगलवार की शाम बनारस पर दहशत की एक काली छाया पड़ी थी, लेकिन बुधवार की सुबह बनारस ने एक नए जज्बे के साथ फिर से शुरुआत कर दी है। लेकिन यहाँ के लोगों ने एक नए जज्बे के साथ उस जो दहशत गर्दों की उस चुनौती को स्वीकार किया है। और देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों ने उसी तरह से अपनी जिंदगी को फिर से उसी जज्बे के साथ शुरू कर दिया है। यहाँ पर फूलों की दुकानें सज गई हैं। जो श्रद्धालु हैं वो घरों से निकलकर पूजा अर्चना के लिए घाट की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि किसी भी तरह का जो वो दहशत का जो माहौल फैलाने की कोशिश की गई थी, जो यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसका असर किसी भी तरह से बनारस के लोगों पर नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर जो इलाका है, ये जो घाट का इलाका है, वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। पूरे इलाके को पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं बनारस के, उन्होंने बुधवार की सुबह एक नए जोश और जज्बे के साथ शुरू की है। कल शाम करीब 6:30 बजे जब बनारस मां गंगा की आरती में मस्त था, लीन था, एक धमाका हुआ और बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में शोर मच गया। दुनिया के सबसे पुराने शहर में अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हो गए। आतंकियों को लगा वो हिंदुस्तान को डराने में कामयाब रहे। ईमेल भेजकर आतंकियों ने अपने नापाक इरादों का खुलासा किया और आने वाले कल के लिए एक धमकी भी दी। फिर भी कहते हैं ना, ये बनारस है, यहाँ का रस कभी कम नहीं होता। फिर भी कुछ तो कम हुआ है। बनारस में 2 मासूम बच्चियों पर कल की शाम बहुत भारी गुजरी है। 1.5 साल की एक बच्ची जिंदगी से दूर हो गई और दूसरी बच्ची अपनी मां से दूर हो गई। लेकिन जिंदगी वो बनारस से दूर नहीं हुई। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, बना रहे रस, बना रहे बनारस। और जैसा हमने कहा, बनारस को जवाब देना आता है। ये है करारा और मुंह तोड़ जवाब उन दहशतगर्दों को जो डराना चाहते थे बनारस को, बनारस के लोगों को। बनारस के इस जज्बे को हम आगे भी सलाम करेंगे। आपको दिखाएंगे कि बनारस में किस तरह से जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। बनारस के और रस क्या हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताते हैं कि जांच पड़ताल इस पूरे मामले की किस तरह से आगे बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने वाराणसी धमाकों के साजिश के तार जोड़ लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक धमाकों की साजिश पाकिस्तान में रची गई और इस साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ है। साजिश को अंजाम तक पहुंचाया इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वाराणसी धमाकों को अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रियाज भटकल की मदद से धमाके की साजिश रची। रियाज इस वक्त कराची में रह रहा है। इस साजिश के लिए जानकारियां मुहैया कराने का काम इकबाल भटकल ने किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इकबाल इस वक्त शारजा में साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद इसे शारजा में ही रह रहे डॉक्टर शहनवाज को सौंपा गया। शहनवाज उत्तर भारत में इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेशन की कमान संभालता है। साजिश का ब्लूप्रिंट मिलने के बाद शहनवाज शारजहां से लाहौर होता हुआ नेपाल पहुंचा और नेपाल से उसने इंडियन मुजाहिदीन की स्लीपर सेल के जरिए ये धमाके बनारस में करवाए। बनारस के दशाश्वमेध घाट में
कल शाम गंगा आरती के वक्त ये धमाका हुआ। हम आपको एक बार फिर बताते हैं साजिश का ये ब्लूप्रिंट। रियाज भटकल और इकबाल भटकल, इन दोनों के नाम आए हैं। आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इनके नाम रखे। कराची में इस वक्त रियाज भटकल है, ऐसी जानकारियां मिल रही है, और शारजाह में इकबाल भटकल। इकबाल ने जानकारियां रियाज तक पहुंचाई कराची, और यहां पर एक और शख्स डॉक्टर शाहनवाज, उस तक साजिश का ये ब्लूप्रिंट पहुंचाया रियाज भटकल ने। आगे का काम इंडियन मुजाहिदीन के उत्तर भारत के कमांडर शाहनवाज को करना था। वो नेपाल पहुंचा और नेपाल से उसने अपने स्लीपर सेल के जरिए इस साजिश को पहुंचाया बनारस के दशाश्वमेध घाट तक, जहां धमाका हुआ। वाराणसी धमाकों के पीछे इन 3 लोगों के नाम आ रहे हैं और पुलिस को इनकी तलाश कई और मामलों में भी है। इसमें सबसे पहला नाम रियाज भटकल का है। रियाज इस वक्त पाकिस्तान के कराची के क्लिंटन रोड पर रहता है। रियाज ही वो शख्स है जो इंडियन मुजाहिदीन की ओर से आईएसआई से सीधा संपर्क रखता है। यह है रियाज भटकल। रियाज के बाद रियाज कराची में रहता है और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। रियाज के बाद नंबर आता है उसके भाई इकबाल भटकल का। रियाज की मदद करता है इकबाल भटकल, और सूत्रों के मुताबिक इकबाल इस वक्त शारजाह में, वो रियाज को साजिश बनाने के लिए इनपुट देने का काम करता है। और साजिश में तीसरा चेहरा है डॉक्टर शाहनवाज का। शाहनवाज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। शाहनवाज दिल्ली धमाकों के बाद से फरार है और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बटला हाउस एनकाउंटर के बाद वो हिंदुस्तान छोड़कर नेपाल चला गया था, जहां उसने नेपाल का पासपोर्ट बनवाया और लाहौर के रास्ते शारजाह भाग गया। पुलिस को दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में हुए धमाकों के सिलसिले में भी शाहनवाज की तलाश है। वाराणसी ब्लास्ट के बाद ईमेल के जरिए इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके की जिम्मेदारी ली। ये ईमेल मुंबई के मलाड से किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और आईएसआई ने इस साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। मेन players of Indian Mujahideen are based in Pakistan, and they are definitely running the game from there, and we need to look from amongst their colleagues whom they are using. Bhatkal brothers are definitely there. हमारी तमाम सहयोगी आपको पल पल का अपडेट पहुंचाते रहे हैं। इस खबर के बारे में शे आप तक हर जानकारी, जांच से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचा रहे हैं। शे एक बार फिर मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शे, एक इम्पोर्टेंट पहलू जो अभी फरमान ने हमारे सामने रखा है, वो तस्वीरें जो बताती है कि बनारस के लोगों को जवाब देना आता है। एक बार फिर जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, यानी बनारस में सब कुछ अब सामान्य है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब रियाज भटकल, इकबाल भटकल, शाहनवाज, जिनकी तलाश कई और मसलों में की जा रही, मामलों में की जा रही है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्लीपर मॉड्यूल्स जिनको शाहनवाज ने आखिरी इंफॉर्मेशन दी थी। इनके बारे में किस तरह की तफ्तीश चल रही है और क्या कोई सुराग इनके बारे में लग पा रहा है? देखिए प्रवीण, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से हाथ हैं जिन्होंने इस बम को प्लांट किया था, इस धमाके को अंजाम दिया था। क्योंकि रियाज भटकल, एजाज भटकल, इनके नाम उजागर हैं, इनके चेहरे उजागर हैं और इनकी लोकेशन भी खुफिया एजेंसीज को पता है। चाहे डॉक्टर शाहनवाज हो, उसकी जो अभी लोकेशन है वो शारजाह में बताई गई है, तो इन लोगों की लोकेशन साफ है। इन खुफिया एजेंसीज को ये पता है, सिक्योरिटी एजेंसीज को ये पता है कि ये लोग किस तरह से आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किस तरह से लश्कर के साथ और हुजी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये लोग सरहद पार से जिन लोगों को स्लीपर जो सेल जिनको हम लोग कहते हैं, जो मॉड्यूल्स कहते हैं, उनको किस तरह से नेपाल तक पहुंचकर और फिर वहां पर बरगला कर ट्रेनिंग देकर फिर वापस भेज देते हैं। तो अब उन लोगों को पकड़ना जरूरी है, उन लोगों को धर दबोचना जरूरी है जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए अगर डॉक्टर शाहनवाज, रियाज भटकल, इकबाल भटकल की बात करें
तो वो एक इंटरनेशनल मामला है, दूसरे देश का मामला है। उनको पकड़ने, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, जिसमें सरकारें इन्वॉल्व होंगी, दो देशों की सरकारें इन्वॉल्व होगी। तो अभी जो फिलहाल जो पुलिस का कंसंट्रेशन है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने साजिश को अंजाम दिया और कौन कौन लोग उसमें सहयोगी हैं। अभी तक जो जानकारी है मेरे पास, यूपी एटीएस अभी सिर्फ जो फिजिकल सर्विलांस है वो कर रही है, जो टेलीफोनिक सर्विलांस है वो कर रही है। आसपास के जो साइबर कैफे हैं वो तलाशे जा रहे हैं कि कहीं से कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन अभी कोई ठोस सुराग नहीं मिला है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने साजिश को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस बम को प्लान किया है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ नाम सामने आएंगे, कुछ चेहरे सामने आएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत वक्त अभी इंतजार करना पड़ेगा। प्रवीण, आपने जैसा बताया, कई साइबर कैफे हैं जहां पर जाकर तफ्तीश की जा रही है, जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये तो बात हुई वहां पर स्लीपर मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का कम्युनिकेशन भी चल रहा है ईमेल के जरिए। और ईमेल का दुस्साहस ये देखिए कि इन्होंने ईमेल तमाम मीडिया हाउसेस को किया, ये मेल कई न्यूज चैनल्स को भेजा गया था। इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट के बाद जो मेल सभी न्यूज चैनल्स को भेजा था वो मुंबई से भेजा गया था, और इस ईमेल को भेजने के लिए एयरटेल के वाईफाई कनेक्शन को हैक किया गया था। अब पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि इंडियन मुजाहिदीन के पास ये नया टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है, क्योंकि इस संगठन के टेक्नोक्रेट मंसूर पीर बॉय को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यही शख्स पहले इंडियन मुजाहिदीन के लिए वाईफाई हैक कर ईमेल भेजता था। वाराणसी धमाके के बाद भी ईमेल उसी तरह भेजा गया। इससे साफ है कि इंडियन मुजाहिदीन के पास कोई और भी कंप्यूटर एक्सपर्ट मौजूद है, जबकि उनका पुराना टेक्नोक्रेट मंसूर पुलिस की गिरफ्त में। इसी तरीके से मंसूर इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर ये ईमेल भेजा करता था। हालांकि इस सिलसिले में नवी मुंबई से 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। इन्हीं के वाईफाई को हैक किया आतंकियों ने। जिन 2 भाइयों से पूछताछ हुई, और इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले धमाकों में भी जब एक आम आदमी के वाईफाई को हैक कर लिया गया था और आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया था, तो लंबी पूछताछ में उस शख्स को भी फंसना पड़ा था। और तब भी ये बताया गया था कि हमेशा अपने वाईफाई को सिक्योर करके रखें, अपने इंटरनेट कनेक्शंस को हमेशा सिक्योर रखें। वाराणसी धमाके के बाद इंडियन मुजाहिदीन की ओर से जो ईमेल भेजा गया वो किसी और के वाईफाई को हैक करके भेजा गया था, इसलिए अपने वाईफाई को सिक्योर रखना बेहद जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए, कैसे आप वाईफाई को सुरक्षित रखें, सुनिए।